नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की राजनीति के उस दौर के जब नरेंद्र मोदी बीजेपी में एक संगठनकर्ता के तौर पर उभर रहे थे। एक अहम समय था ये। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी शुरुआती सफर पर, मतलब कैसे वो आगे बढ़े, उस पर रोशनी डालती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि गुजरात में बीजेपी कैसे मजबूत हुई, उसकी जड़ों को कैसे सींचा गया, उसकी भी है। हाँ, तो आज के हमारी ये बातचीत इसी पर रहेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले एक कार्यकर्ता ने गुजरात बीजेपी के संगठन को एक शक्ल दी। उनकी रणनीतियां क्या थीं, उनका समर्पण कैसा था, और वो कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें पार्टी में इतना अहम बना दिया। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, जानकारी इशारा करती है कि ये सब एकदम से नहीं हुआ। इसके पीछे शायद एक सोची समझी योजना थी, जमीनी स्तर पर लगातार काम था। हाँ, एक मेथड था। आज हम उसी प्रक्रिया को, उसी तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। इसने न सिर्फ उनके राजनीतिक कद को, बल्कि गुजरात में पार्टी की ताकत को भी, आप कह सकते, एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी बुनियाद से। जो जानकारी है उसमें आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव का जिक्र है। एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत हुई। ये कितना जरूरी था उनके लिए? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जानकारी इसी बात पर जोर देती है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि ने उन्हें वो अनुशासन और संगठन चलाने का, क्या कहते हैं, एक बेसिक ढांचा दिया। आरएसएस में काम करने का जो अनुभव होता है वो अक्सर लोगों में एक अनुशासन लाता है, व्यवस्था बनाने की समझ देता है और एक विचारधारा के प्रति एक तरह का समर्पण पैदा करता है। हाँ, ये गुण तो किसी संगठनकर्ता के लिए बहुत काम के होते होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ आदेश मानना नहीं है, बल्कि एक बड़ी मशीनरी का पुर्जा बनकर प्रभावी ढंग से काम करना, ये सिखाता है। तो गुजरात बीजेपी में उनकी भूमिका में ये अनुशासन और संगठनात्मक समझ कैसे नजर आई? जानकारी तो कहती है कि वो एक अनुशासित और रणनीतिक सोच वाले संगठनकर्ता माने जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, एक संगठनकर्ता का काम सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं होता। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से उनकी पहचान बन रही थी कि वो सिर्फ अनुशासित नहीं है, बल्कि रणनीति बनाने में भी माहिर हैं। अच्छा। उनका मुख्य ध्यान, ऐसा लगता है, सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि गुजरात में बीजेपी के लिए एक मजबूत अनुशासित पार्टी संरचना बनाना था, जो लंबे समय तक चले, टिकी रहे। मतलब पार्टी की नींव को गहरा करना। जैसा आपने कहा। जी बिल्कुल, नींव को गहरा करना। और इसमें जमीनी स्तर का काम कितना जरूरी था? जानकारी इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसे जानकारी उजागर करती है। उनका जोर जमीनी स्तर की रणनीति पर साफ दिखता है। मतलब ये कि पार्टी की पहुंच सिर्फ बड़े शहरों या नेताओं तक ना हो, बल्कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक कार्यकर्ताओं का एक एक्टिव नेटवर्क हो, एक ऐसी संरचना जो जमीन से जुड़ी हो, लोगों की नब्ज पहचानती हो। और जो हमेशा एक्टिव रहे, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं। बिल्कुल, लगातार सक्रिय रहे। ये एक तरह से कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की तरफ कदम था। कैडर बेस्ड पार्टी, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं भारतीय राजनीति में। तो इस तरह का कैडर बनाने में उनकी क्या भूमिका रही और ये जरूरी क्यों माना गया जानकारी के हिसाब से? देखिए, जानकारी सीधे तौर पर हर पहलू का ब्यौरा तो नहीं देती, लेकिन ये साफ करती है कि एक वफादार पार्टी कैडर का आधार बनाना उनकी सफलता का एक जरूरी हिस्सा था। अच्छा। देखिए, भारतीय राजनीति में खासकर बड़ी पार्टियों के लिए एक समर्पित कैडर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। हाँ बिल्कुल। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव में झंडा नहीं उठाते, बल्कि पार्टी की विचारधारा को लोगों तक ले जाते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। मतलब जमीनी स्तर पर पार्टी की आंख और कान होते हैं। और ऐसे कैडर को बनाना, उन्हें मोटिवेटेड रखना, ये तो मुश्किल काम होगा। हाँ बिल्कुल। ये संगठनात्मक कौशल की बड़ी पहचान मानी जाती है और जानकारी इशारा करती है कि इस पहलू पर उनका काफी ध्यान था। तो संगठन बना, कैडर बना, लेकिन फिर चुनावी सफलता भी तो चाहिए। चुनाव अभियानों के मैनेजमेंट में उनकी भूमिका पर क्या कहती है जानकारी? जानकारी कहती है कि चुनाव अभियानों के कुशल प्रबंधन में उनकी अहम भूमिका थी, और ये सिर्फ बड़ी रैलियां या भाषण नहीं थे। अच्छा, तो फिर क्या था? इसका मतलब है बूथ लेवल तक की माइक्रो प्लानिंग। कहाँ कितने कार्यकर्ता लगेंगे, संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सा मुद्दा कहाँ उठाना है, और सबसे जरूरी, कार्यकर्ताओं का जोश कैसे बनाए रखना है। ये पूरा मैनेजमेंट का काम है। काफी जटिल लगता है ये। जी हाँ, जटिल तो है। जानकारी में नवीन रणनीतियों का भी जिक्र है, पर उनका ब्यौरा नहीं है। ये थोड़ा दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल,
दिलचस्प। देखिए, भले ही हमें ये ना पता हो कि वो खास रणनीतियां क्या थीं, लेकिन उनका जिक्र होना ही ये बताता है कि शायद वो पारंपरिक तरीकों से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। ये संकेत देता है कि वो समय के हिसाब से, राजनीतिक माहौल के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने या उसमें कुछ नयापन लाने को तैयार थे। हाँ, शायद लीक से हटकर सोचने की कोशिश। अच्छा, मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क पर भी जोर। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी जोर था। तो ये पूरी प्रक्रिया लगती है, संगठन बनाना, कैडर तैयार करना, फिर चुनावों में उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना। लेकिन क्या ये सब बिना किसी रुकावट के हुआ? क्या जानकारी चुनौतियों के बारे में भी कुछ कहती है? हाँ, और ये अच्छी बात है कि जानकारी इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करती। वो मानती है कि उन्हें पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? अब वो चुनौतियां किस तरह की थीं? क्या वो विचारधारा को लेकर थीं, या व्यक्तिगत थीं, या काम करने के तरीके को लेकर? इसका विवरण जानकारी में नहीं है। लेकिन सिर्फ चुनौतियों का जिक्र होना ही ये दिखाता है कि राजनीतिक उभार, खासकर पार्टी के अंदर, अक्सर सीधा नहीं होता। अंदरूनी खींचतान होती है, विचारों का टकराव होता है, अपनी जगह बनाने का संघर्ष होता है। हाँ, ये तो होता ही है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच शायद कुछ अहम मोड़ भी आए होंगे जिन्होंने उनके रास्ते को तय किया। जानकारी प्रमुख जीतों को ऐसे ही मोड़ मानती है। सही कहा। जानकारी प्रमुख जीतों को, उनके उदय को परिभाषित करने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव मानती है। अब फिर से कौन सी जीतें थीं, उनका स्केल क्या था, ये साफ नहीं है। लेकिन उनका असर जरूर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनका महत्व सिर्फ चुनावी नतीजों तक नहीं रहा होगा। हर बड़ी जीत पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को मजबूत करती होगी, उनकी रणनीतियों को सही साबित करती होगी, कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाती होगी। एक तरह से उनकी लीडरशिप पर मुहर लगती होगी। जी बिल्कुल, जिससे उन्हें और बड़े फैसले लेने या बदलाव लाने की, आप कह सकते हैं, थोड़ी और ताकत मिलती होगी। तो अगर हम गुजरात में उनके इस पूरे दौर के असर को देखें, तो जानकारी के हिसाब से उनकी विरासत क्या रही? कैसे बदला उन्होंने गुजरात के राजनीतिक नज़ारे को? जानकारी के मुताबिक उनके काम करने के तरीके ने, उनके नजरिए ने गुजरात के राजनीतिक माहौल को एक नई शक्ल दी। ये सिर्फ एक दो चुनाव जीतने की बात नहीं थी, बल्कि पार्टी को एक मजबूत, अनुशासित और लंबे समय तक चलने वाली ताकत बनाने की कोशिश थी। जानकारी बार बार सूक्ष्म योजना यानी मेटिकुलस प्लानिंग, दीर्घकालिक दृष्टि यानी लॉन्ग टर्म विजन, और कड़ी मेहनत यानी हार्डवर्क, इन शब्दों पर जोर देती है। मतलब सफलता कोई तुक्का नहीं थी। हाँ, यही बात निकल कर आती है। सफलता को महज संयोग नहीं माना गया, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और लगातार किए गए प्रयास का नतीजा माना गया। ये बात दिलचस्प है कि जोर संगठन और प्रक्रिया पर ज्यादा है, बजाय सिर्फ व्यक्तिगत करिश्मे के। हाँ, और यही बात इस विश्लेषण को अहम बनाती है। जानकारी ये स्थापित करती है कि बीजेपी की सफलता के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि एक संगठनात्मक ढांचा था, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज थी, जिसे बनाने और संवारने में उनकी भूमिका अहम थी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति ने पार्टी मशीनरी को इतना महत्व दिया। गुजरात में किया गया ये काम, ये संगठनात्मक प्रयोग, एक तरह से उनके आगे के राष्ट्रीय सफर के लिए एक लॉन्च पैड जैसा। हाँ, कह सकते हैं, एक मजबूत आधारशिला या एक लॉन्च पैड तैयार करने जैसा था। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और जानकारी से निकले मुख्य विषयों को देखें, तो वो क्या है? कौन सी बातें बार बार सामने आ रही हैं? देखिए, जो मुख्य बातें बार बार उभर कर आ रही हैं वो हैं उनका असाधारण संगठनात्मक कौशल, मतलब पार्टी को बिल्कुल जमीनी स्तर तक बनाने की क्षमता। जी। दूसरा, एक अनुशासित और विचारधारा के प्रति समर्पित पार्टी संरचना का निर्माण। तीसरा, जमीनी हकीकत पर आधारित रणनीति बनाना। चौथा, चुनाव अभियानों का कुशल, लगभग वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। पांचवा, एक वफादार और मोटिवेटेड कैडर का आधार तैयार करना जो पार्टी की असली ताकत बने। और इन सब के ऊपर एक स्पष्ट नेतृत्व क्षमता, भविष्य की सोचने वाली दूरदर्शिता और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण। हाँ, ये सारे तत्व मिलकर गुजरात बीजेपी में उनके शुरुआती उभार की कहानी बनाते हैं, जैसा कि जानकारी बताती है। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो गुजरात बीजेपी में मोदी की ये यात्रा एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे रणनीतिक संगठन, अनुशासित पार्टी निर्माण और लगातार मेहनत के जरिए एक व्यक्ति संगठनकर्ता की भूमिका से ऊपर उठकर एक प्रमुख नेता बन सकता है। बिल्कुल। और इस दौर को समझना आज भी प्रासंगिक है। यह हमें दिखाता है कि राजनीतिक रणनीति सिर्फ हवा में नहीं बनती, उसके पीछे जमीन पर काम होता है। हाँ, ये बात सही है। संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाता है,
और नेतृत्व धीरे धीरे कैसे विकसित होता है, ये सब पहलू यहां नजर आते हैं। खासकर भारतीय राजनीति के संदर्भ में, जहां पार्टी संगठन का महत्व बहुत ज्यादा है, ये विश्लेषण काफी काम का है। अक्सर हम राजनीति में सिर्फ चेहरे और नारे ही देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो संगठन की मशीनरी होती है उसे जानना भी जरूरी है। हाँ, और ये जानकारी उसी मशीनरी के निर्माण की प्रक्रिया पर रोशनी डालती है और ये भी दिखाती है कि कैसे लंबे समय की सोच और धैर्य से किए गए काम का नतीजा मिलता है। सूक्ष्म योजना, दीर्घकालिक दृष्टि, कड़ी मेहनत, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कार्यशैली की तरफ इशारा करते हैं। जी, जैसे जानकारी गुजरात में बीजेपी की मजबूती का आधार मानती है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। बिल्कुल। चलिए, इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इसी जानकारी पर आधारित हो। हमने देखा कि जानकारी एक संगठनकर्ता से नेता बनने के सफर को बयान करती है। इस विवरण के आधार पर इस बदलाव का सबसे निर्णायक पहलू क्या लगता है? क्या वो जमीनी स्तर पर संगठन बनाने की क्षमता थी, या फिर वो नवीन रणनीतियां अपनाने का साहस था, भले ही हमें उनका ब्यौरा ना पता हो? या फिर पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपटकर आगे बढ़ने की कला, ये भी हो सकता है। एक और पहलू जिस पर सोचा जा सकता है, जानकारी गुजरात में विकसित की गई संगठनात्मक संरचना और कैडर निर्माण पर काफी जोर देती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडल, मतलब संगठन पर इतना ज्यादा ध्यान देना, दूसरी जगहों पर भी, दूसरे राज्यों में या राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक रणनीतियों को उसी तरह प्रभावित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। या हर जगह की अपनी अलग चुनौतियां और जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। एक सफल मॉडल कितना ट्रांसफरेबल होता है? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें राजनीति की गहरी परतों को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।